बार जब लोग छोटे परिवार के पक्ष में हैं और परिवार में केवल एक या दो ही बच्चे पसंद करते हैं, ऐसे में माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि वे टीकाकरण द्वारा अपने बच्चों को कुछ भयानक बीमारियों, अपंगता और असमय मृत्यु से बचाए रखें। माता पिता के अलावा सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी होना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में प्रतिरक्षण के लिए हम इम्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इम्यून शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है रक्षा होना या किसी से बचाव करना। हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा यह प्रतिरक्षा क्षमता एक स्वाभाविक रूप से रहती है, इसीलिए हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं बी सेल्स जो कि हड्डियों में होते हैं, दूसरे होते हैं टी सेल्स जो कि थाइमस ग्रंथियों से निकलते हैं। ये टी सेल्स लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं। बी सेल्स से इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलते हैं और टी सेल्स से हमको लिम्फोसाइट्स मिलते हैं जो कि हमें एक्टिव प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई भी कीटाणु या जीवाणु प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंगों से, जैसे चमड़ी है, आंसू है, इसमें से लाइसोजाइम नामक पदार्थ पैदा होता है। इसी जब जीवाणु कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो टी सेल और बी सेल दोनों एक्टिवेट होते हैं और टी सेल द्वारा जीवाणु को अपने अंदर करके उसको वहीं मार दिया जाता है। बी सेल द्वारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके प्रतिरक्षण क्षमता हमारे शरीर में पैदा की जाती है, जिससे दोबारा अगर हमें उस जीवाणु कीटाणु का एक्सपोजर हो तो हमें फिर उससे प्रतिरक्षण क्षमता प्राप्त रहती है और उससे हमें बीमारी से बचाव मिलता है। प्रतिरक्षण दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। जब प्रक्रिया हमारे शरीर में एंटीजन द्वारा होती है तो उसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं और जब प्रक्रिया बाहर से डाली हुई एंटीबॉडी के द्वारा होती है तो यह पैसिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। किसी भी प्रतिरक्षण एजेंट को देखने के लिए या किसी भी इम्यूनाइजिंग एजेंट को देखने के लिए तीन मापदंड होते हैं। पहला मापदंड होता है क्या वह आवश्यक है, दूसरा है वह कितनी सुरक्षा प्रदान करता है और तीसरा मापदंड है क्षमता, उसकी क्या क्षमता है, कितनी बीमारियों से बचाव कर सकता है, कितने डोजेस लगने हैं। किसी भी टीके के लिए इन तीन मापदंडों पर खरा उतरना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए ड्रग कंट्रोलर के वहां से इसका सर्टिफिकेशन होना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रतिरक्षण का एक अपना इतिहास है। इस दिशा में सबसे पहले चेचक के टीके बनाए गए। चेचक के टीके बनाने से चेचक को समाप्त करने में सराहनीय योगदान मिला। इसके बाद 1960 के दशक में नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत बीसीजी के बनाए गए। चेचक के टीकों की तरह शुरू में बीसीजी की मोबाइल टीम गांव-गांव में घूमकर छोटे बच्चों और 19 वर्ष तक के बड़े बच्चों को टीके लगाने का काम करती थी, मगर अब केवल 3 वर्ष की आयु से कम बच्चों को ही बीसीजी के टीके लगाने की सलाह दी जाती है। 1970 के शुरू में डीपीटी और डीटी व टीटी अर्थात टेटनस के टीके मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कार्यक्रम द्वारा बच्चों को लगाए जाते थे और डीटीपी के टीके 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लगाए जाते थे। 1989-80 में ओपीवी अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन कार्यक्रम पहले शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया, मगर जल्दी ही ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया। 1985-86 में प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने और टीकाकरण के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया, जिसे यूआईपी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रतिरक्षण की जानकारी पहुंचाना है और लोगों को इसकी आवश्यकता से अवगत कराना है। 1985-86 में खसरा के टीके भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को लगाना शुरू किए गए। भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम कुछ इस प्रकार निर्धारित किया गया है। शिशु के जन्म के समय उसे बीसीजी का टीका लगाना चाहिए और
ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक देना चाहिए। शिशु को छठे सप्ताह में डीपीटी और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दें। अगर शिशु को जन्म के समय बीसीजी का टीका नहीं लगाया हो तो छठवें सप्ताह में बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। 10वें सप्ताह में शिशु को डीपीटी तथा ओरल पोलियो वैक्सीन की दूसरी खुराक देनी चाहिए। 14वें सप्ताह में शिशु को डीपीटी और ओरल पोलियो वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। शिशु को 9वें महीने में मीजल्स या खसरा का टीका लगाएं। बच्चे को 16 से 24 महीने में डीपीटी और ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर खुराक देनी चाहिए। 5 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को डीटी के टीके की खुराक दें और यदि डीपीटी के टीकाकरण की लिखित जानकारी न हो तो 1 महीने बाद डीटी का दूसरा टीका लगाना चाहिए। 10 से 16 वर्ष में बच्चे को टेटेनस टॉक्साइट का टीका लगाना चाहिए और यदि डीपीटी, डीटी व टीटी के टीकाकरण करने की जानकारी उपलब्ध न हो तो 1 महीने बाद टेटेनस टॉक्साइट का दूसरा टीका भी लगाना चाहिए। गर्भवती महिला के रजिस्ट्रेशन के समय टेटेनस टॉक्साइट का पहला टीका लगाना चाहिए और 1 महीने के अंतर से टेटेनस टॉक्साइट का दूसरा टीका भी लगावें। इन सभी टीकों का प्रभाव तभी होता है जब वो सही समय पर सही उम्र में लगाए जाएं, जबकि उन्हें लगाया जाना चाहिए और टीकों की पूरी खुराक का कोर्स निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए। प्रतिरक्षण कार्यक्रम कुछ भयानक बीमारियों से होने वाले परिणामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा टीकों के प्रकार और टीकाकरण से जुड़े अनेक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि गर्भवती महिला को टेटेनस के टीके लगे होते हैं तो उनका प्रभाव प्रसव के बाद केवल 3 सप्ताह तक ही रहता है। टीका लगने के बाद गर्भवती महिला के शरीर में स्वयं तथा बच्चे को टेटेनस से बचाने के लिए एंटीबॉडी विकसित होता है जो बच्चे के जन्म से 3 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान टीके लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले और दूसरे टीके के बीच 1 माह का अंतराल हो और दूसरा टीका प्रसव के 1 महीने पहले लग जाना चाहिए। पहला टीका गर्भावस्था की जानकारी मिलते ही और दूसरा टीका 1 महीने बाद लगा दिया जाना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की बीमारी का खतरा होने से पहले ही टीका लगवा देना चाहिए, क्योंकि गर्भ में शिशु को टीके लगाने संभव नहीं है। इसलिए उसे टेटेनस जैसी बीमारी से बचाने के लिए मां को टेटेनस का टीका लगाकर बच्चे की सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी विकसित की जाती है। मां को टीके के संबंध में पूरी जानकारी और समय सीमा में उसे पूरा करने के महत्व को अच्छी तरह समझाना चाहिए। मां को जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड दिया जाना चाहिए और टीकाकरण के बारे में समझाना चाहिए। ऐसा करने से वो समझ सकेंगी कि अगली खुराक के लिए बच्चे को कब अस्पताल लाना है। यदि किसी कारण बच्चे को समय सीमा पर टीका लगवाने नहीं लाया जा सका तो दूसरी खुराक जितनी जल्दी हो दे देना चाहिए। इसके लिए खुराक को पुनः शुरू करने की जरूरत नहीं होती। हमारे देश में 6 बीमारियों को बच्चों के लिए जानलेवा माना गया है। इन बीमारियों से टीकाकरण द्वारा आसानी से बचा जा सकता है। इन बीमारियों से बच्चों को बचाकर इनकी मृत्यु दर, विकलांगता और विकृतियों को कम किया जा सकता है। ये बीमारियां हैं टीबी या क्षय रोग, पोलियोमाइलाइटिस, डिफ्थीरिया या गलघोंटू, काली खांसी
या वूपिंग कफ, टिटनस और खसरा या मीजल्स। आइए विस्तार से जानें कि ये बीमारियां क्या हैं, ये किस तरह से फैलती हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनका उपचार या निदान किस तरह से किया जाता है और बचाव के लिए टीका लगाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले टीबी या क्षय रोग के विषय में बात करते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। हालांकि आज से 100 वर्ष पूर्व इस बीमारी के कारण की खोज कर ली गई थी और इससे बचाव के लिए बहुत प्रभावशाली दवाइयां भी बना ली गई थीं। मगर ये बीमारी आज भी पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। भारत में 5 वर्ष के आयु के नीचे लगभग 1% बच्चे इस बीमारी से पहले ही प्रभावित हैं। टीबी जैसी भयानक बीमारी के फैलने का कारण कुपोषण है। टीबी के जर्म्स का मुख्य स्रोत हमारे समाज में वे रोगी हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं। टीबी के जर्म्स उनके खखार या बलगम में आते हैं और यह प्रदूषण पैदा करते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं। दूसरों की श्वास नली द्वारा ये दूसरे लोगों को के अंदर भी पहुंच जाते हैं। कुछ बार ऐसा कई बार होता है कि टीबी के मरीज अपना इलाज करते करते रोक देते हैं और सही तरीके से पूरा इलाज नहीं लेते। इससे भी उनकी बीमारी नहीं ठीक होती है और इसके द्वारा भी कीटाणु हमारे वातावरण में फैलते हैं। दूसरा एक कारण जिससे टीबी के कीटाणु हमारे समाज में फैलते हैं वो है पशुओं के दूध द्वारा। पशुओं में जो ये बीमारी होती है वह बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है और यह दूध के द्वारा इसके जर्म्स फैलते हैं अगर वह दूध उबाल कर इस्तेमाल न किया जाए। ये हमारे एक सौभाग्य है कि हमारे देश में ज़्यादातर घरों में चाहे कोई भी दूध लिया जाए, किसी भी जानवर का दूध लिया जाए, वह बिना उबाले प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इसलिए बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस या जानवरों के दूध द्वारा फैलने वाली ट्यूबरकुलोसिस इतना ज्यादा नहीं होती है। टीबी रोगी के बलगम और खकार द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके जर्म्स खकार व बलगम में क्रियाशील रहते हैं और खांसने पर रोगी के शरीर से बाहर आते ही स्वस्थ लोगों को प्रभावित करते हैं। टीबी के लिए किया जाने वाला परीक्षण ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट जर्म्स के शरीर में क्रियाशील होने और उसके फैलने तक 3 से 6 सप्ताह तक किया जाता है, क्योंकि शरीर में तो ये वर्षों तक निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए टीबी होने की शुरुआत सप्ताहों, महीनों व वर्षों तक में होती है। इस बीमारी के लक्षण हैं हल्का बुखार, गर्दन में ग्रंथि का बढ़ना, बच्चों का वजन न बढ़ना, खांसी आना, कफ में पीलापन आना, वजन तेजी से कम होना, भूख कम लगना, कभी कभी कफ में खून आना। आइए इस बीमारी से बचाव के बारे में जानें। बीसीजी का टीका लगवाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बीसीजी का टीका शरीर में कृत्रिम संक्रमण पैदा करता है, जिससे बीमारी की जर्म्स से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। अब देखिए कि बीसीजी के टीके लगाने की प्रक्रिया क्या है और टीके बनते कैसे हैं। ये टीके सूखे जमे पदार्थ के रूप में होते हैं। इसमें डाइल्यूएंट मिलाया जाता है और लगाने से पहले इन्हें घोल के रूप में तैयार किया जाता है।
घोल बनाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर या सामान्य सलाइन का प्रयोग किया जाता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि घोल के रूप में तैयार बीसीजी के टीके में मौजूद जीवाणु तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि टीके का घोल तैयार करके ज्यादा देर तक उपयोग में न लाया जाए तो टीके का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त तैयार घोल में कोई एंटीबैक्टीरियल तत्व नहीं होता, अतः तैयार घोल की शीशी में बार बार इंजेक्शन की सुई डालने से बाहरी बैक्टीरिया सुई के साथ अंदर आकर उसे संक्रमित कर सकते हैं। टीके का घोल तैयार हो जाने पर उसे 4 से 6 घंटे के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए और इसके लिए विशेष सुई व सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए जो 0.05 मिलीलीटर और 0.1 मिलीलीटर की मात्रा को ठीक नाप सके और टीके के घोल की पूरी मात्रा को त्वचा के अंदर पहुंचा सके। ये ध्यान रखने योग्य है कि सुई की नोक पर भी लगा हुआ घोल बचना नहीं चाहिए। बीसीजी का टीका बाएं या दाहिने कंधे के उठे हुए भाग में लगाना चाहिए जिससे टीके का निशान ठीक से देखा जा सके। टीका लगने वाली जगह पर कई दिनों तक कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 से 3 सप्ताह बाद उसी स्थान पर छाले के रूप में एक उभार सा दिखाई देता है जिसे पैप्यूल कहते हैं, जो जर्म्स के बढ़ने के कारण बनता है। ये छाला थोड़े दिनों में घाव में बदलकर सूख जाता है और वहां एक निशान बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 12 सप्ताह लग सकते हैं। यदि टीका लगने के बाद निशान ना दिखे और पैप्यूल ना बने तो इसका अर्थ है कि टीका ठीक से नहीं लगा है और फिर से लगना चाहिए। वैसे तो बीसीजी का टीका लगवाने के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं है, परंतु बचपन में जल्दी लगवाने से अच्छा रहता है और बीमारी होने का खतरा नहीं रहता। पोलियो की बीमारी एक वायरस द्वारा होती है जिसे पोलियो वायरस कहा जाता है। यह वायरस प्रदूषित जल द्वारा फैलता है। जब प्रदूषित जल पिया जाता है तो यह वायरस पीने वाले के आंतड़ियों में जाकर उसके बाद सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर बसता है। यह वायरस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 प्रकार के होते हैं। लकवे की बीमारी जो पोलियो की होती है वह टाइप 1 वायरस द्वारा अधिक होती है। लकवे की वायरस जो होते हैं वह 4 से 6 घंटे तक ठंडे वातावरण में जीवित रह सकते हैं और इतनी देर में यदि वह प्रदूषित जल किसी के कोई लेता है तो वह मनुष्य को लकवा हो सकता है। पोलियो की बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है लकवा रहित और दूसरी होती है लकवा युक्त। शुरू में पोलियो की बीमारी के लक्षण शुरू हो सकते हैं खांसी, सर्दी, जुकाम से या फिर दस्तों से, और या तीसरा जो है उसमें बच्चे को बुखार आता है, गर्दन में अकड़ाहट रहती है, शरीर में अकड़ाहट रहती है। ये सब जो होते हैं इन्हें हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं और ये अगर सिर्फ मुंह से दवा खिला के इलाज किया जाए तो यह ठीक भी हो जाता है और इसीलिए इसे लकवा रहित पोलियो कहा जाता है। दूसरी ओर अगर इन लक्षणों के होते हुए और बच्चे को पोलियो का टीका न लगा हुआ हो तो और लक्षणों के इलाज के लिए बच्चे को ले जाया जाए और इसी बीच उसको किसी भी प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाए तो उससे फिर लकवा युक्त पोलियो का होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें माँ बाप आके बताते हैं कि बच्चे को 3 दिन से खांसी, सर्दी, जुकाम है और हम उसको फलानी जगह ले गए थे, वहां डॉक्टर साहब ने उसको सुई लगाई और सुई लगाने के 24 से 48 घंटे बाद बच्चे ने पैर चलाना बंद कर दिया। यह है लकवा युक्त पोलियो की बीमारी। पोलियो के बचाव का सबसे असरदार तरीका है प्रतिरक्षण। पोलियो के टीके को ओपीवी कहते हैं। ये पोलियो वायरस के सभी प्रकार के लगभग 10 लाख कणों का मिश्रण होता है।
टीके के इस मिश्रण के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है। जब दवा बच्चे को पिलाई जाती है तो मुंह के रास्ते आंतों में पहुंचती है, जहां वो किसी प्रकार की प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया होने से पहले ही संक्रमण बना लेता है। इसलिए बच्चे को पोलियो की कम से कम 5 खुराकें पिलाना जरूरी है। इन खुराकों के कारण बच्चों में पोलियो के सभी प्रकार के वायरस का मुकाबला करने के लिए शरीर में 90 से 95% तक प्रतिरक्षण क्षमता बनी रहती है। शिशु अवस्था में पोलियो की 5 खुराक दी जानी चाहिए। जन्म के समय 1 खुराक बीसीजी के साथ और 3 खुराकें डीपीटी की तीनों खुराकों के साथ और दूसरे वर्ष में डीपीटी की बूस्टर खुराक के साथ ही पोलियो की बूस्टर खुराक भी दी जाना चाहिए। बच्चों को पोलियो की 5 से 7 खुराक देने पर पोलियो से उनका बचाव निश्चित है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 2000 तक पोलियो को जड़ से समाप्त करने का अभियान छेड़ा और 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को गांव, कस्बों, रेलवे स्टेशनों तथा सड़कों तक पर एक निश्चित तारीख पर पोलियो की दवा पिलाई गई। ये अभियान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देशों का है। डिप्थीरिया की बीमारी बच्चों में एक जानलेवा बीमारी है और बहुत ही संक्रामक रोग है। यह रोग कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक कीटाणु द्वारा होता है, जिससे बहुत से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। ये ज्यादातर गले के ऊपर पहले असर करता है। इसके शुरुआती लक्षण होते हैं बहुत ही तेज बुखार, बच्चे को अत्यंत अधिक खांसी आना, बलगम ना निकाल पाना। जब हम उसके गले की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके गले में टॉन्सिल्स के ऊपर एक झिल्ली बनी हुई है। यह झिल्ली कई बार बदरंगी सी होती है, मटमैली सी होती है और अगर हम इसे हटाने की चेष्टा करें तो नीचे से खून आने लगता है। इसके साथ साथ टॉन्सिल्स का बढ़ा होना, ग्रंथियों का, गले की ग्रंथियों का बढ़ा होना, ये लक्षण इसके साथ दिखाई पड़ते हैं। यह बीमारी जानलेवा इसलिए है क्योंकि जो टॉक्सिन्स ये रिलीज करता है उससे ना सिर्फ गले में असर आता है बल्कि उसका असर हृदय पे भी पड़ता है और तंत्रिकाओं पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार हृदय का रोग हो सकता है या हम इसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, और या फिर तंत्रिकाओं पे इसके असर की वजह से यह लकवा भी पैदा कर सकता है। और ये इतना ज्यादा खतरे वाला होता है कि बच्चा ना तो निगल पाता है ना निकाल पाता है, थूक ज्यादा अंदर भी नहीं ले जा पाता है, ना बाहर निकाल पाता है, ना पानी पी पाता है, ना अपना दूध या खाना ले पाता है। और इन सब कारणों की वजह से यह एक अत्यंत जानलेवा बीमारी है जो एक सादे से टीके से बचाई जा सकती है। डिप्थीरिया कैसे फैलता है ये जानना बहुत जरूरी है। इस बीमारी के बैक्टीरिया रोगी के लार, खकार, छींक या त्वचा के कटे हुए भाग से शरीर के बाहर आकर धूल के कणों में मिल जाते हैं और फिर खाने पीने की चीजों जैसे दूध में मिलकर उसे प्रभावित करते हैं। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 28 दिन रहता है। डिप्थीरिया को छूत की बीमारी तभी कह सकते हैं जब रोगी के नाक व गले से निकलने वाले द्रव्य का परीक्षण 24 घंटे के अंदर हो जाए और उसमें डिप्थीरिया के बैक्टीरिया पाए जाएं। यदि परीक्षण में ये नहीं पाए जाते तो बीमारी को छूत की या लगने वाली बीमारी नहीं मानना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का भी सबसे प्रभावशाली तरीका केवल प्रतिरक्षण है। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो बच्चों को डिप्थीरिया के टीके लगवाना चाहिए। इसके अलावा हर 10 वर्ष के बाद भी बूस्टर खुराक देनी चाहिए। जो बच्चे डिप्थीरिया से पीड़ित होते हैं उनके भाई या बहन में इस रोग का होने की संभावना ज्यादा होती है
और उनको इस रोग से बचाने के लिए एक एहतियात जो हम रख सकते हैं वो यह है कि बीमार बच्चे के बर्तनों का उपयोग सिर्फ बीमार बच्चे के लिए ही किया जाए, बाकी बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखा जाए और दूसरे बच्चों को पूरी तरह से टीका लगवाया जाए ताकि वे बच्चे सुरक्षित रह सकें। प्रतिरक्षण भाग 1 में हमने ट्यूबरक्यूलोसिस, पोलियो और डिप्थीरिया बीमारियों के होने के कारण, लक्षण और संक्रमण के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा साथ में ये भी देखा कि समय समय पर प्रतिरक्षण करवाने से इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम के भाग 2 में हम काली खांसी, टेटनस और खसरा बीमारियों की विस्तार से जानकारी के साथ टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।